दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम के कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। तो लेट अपन बिल्कुल बिना देरी किए क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। और अब इसमें हर तरह के क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल भी हैं, ट्रिकी भी हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे सिंपल हैं लेकिन स्टूडेंट गलत कर देते हैं, रॉन्ग कर देते हैं, तो उनको भी मैंने लिया हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं। फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन, फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम N2O4 gives 2NO2। ठीक है, Kp is found to be equal to Kc। दिस इज द अटेंड when। अब ये बोल रहे हैं कि जो Kp Kc के बराबर है किस कंडीशन पे बराबर होगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, N2O4 gives 2NO2 गैस, तो इसमें सबसे पहले हम डेल्टा Ng की वैल्यू निकाल लेते हैं। डेल्टा Ng क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट प्लस 1। तो इसके लिए डेल्टा Ng की वैल्यू प्लस 1 आ गया। तो Kp इक्वल्स टू Kc, RT की पावर क्या होता है? डेल्टा Ng, और डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी? प्लस 1। तो यहां पर Kp और Kc का रिलेशन क्या आ गया इस इक्वेशन के लिए? Kp इक्वल्स टू Kc इंटू RT। अब ये बोल रहे हैं कि वो कौन सा टेम्परेचर है जहां Kp इक्वल्स टू Kc हो। इसका मतलब वो कौन सा टेम्परेचर है जहां Kp इक्वल्स टू Kc हो, मतलब Kp अपॉन Kc की वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो मैं इसको ऐसे करूंगा, Kp अपॉन Kc इक्वल्स टू RT। तो अब यहां पर Kp अपॉन Kc की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई बेटा। तो 1 इक्वल्स टू RT। तो इसका मतलब टेम्परेचर किसके बराबर आ जाएगा? 1/R के बराबर आ जाएगा, क्योंकि Kp अपॉन Kc की वैल्यू मैं यहां डाल दूंगा। Kp अपॉन Kc इक्वल्स टू 1, तो 1 इक्वल्स टू RT। तो T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/R। और R की वैल्यू क्या होती है? 0.0821, 0.0821। अब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 12.1, ये आ जाएगा 12.18 केल्विन, यानी इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, बी वाला। समझ गए? तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके अंदर हमने क्या किया? सबसे पहले डेल्टा Ng की वैल्यू निकाल ली, फिर Kp इक्वल्स टू Kt, RT की पावर डेल्टा Ng प्लस 1। तो अब ये बोल रहा है कि वो टेम्परेचर कौन सा होगा जहां Kp Kc के बराबर होगा। तो Kp इक्वल्स टू Kc होने का मतलब Kp अपॉन Kc की वैल्यू 1। तो मैंने Kc को यहाँ ले लिया। अब Kp अपॉन Kc की वैल्यू 1 डाल दी यहाँ, तो 1 इक्वल्स टू RT। तो T, अब R को इधर ले लिया, तो T इक्वल्स टू 1/R। T इक्वल्स टू 1/R होने पर इस इक्वेशन का Kp इक्वल्स टू Kc के बराबर हो जाएगा, यानी 12.18 केल्विन पर इस रिएक्शन का Kp इक्वल्स टू Kc बनेगा। और अब इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा, बेस्ट तरीका ये है कि है ना, स्पेशली जिन्होंने पहले चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है, तो उनके लिए मेरा सजेशन ये है कि जैसे मैंने अब ये क्वेश्चन दिया, तो अब आपको क्या करना है? तुरंत वीडियो को पोस्ट करना है, पहले आप सोल्व कर लो। जैसे ही आपका सोल्व हो जाए और फिर वापस वीडियो को अनपोस्ट करो, फिर देखो मैं कैसे सॉल्यूशन कर रहा हूं, तो आपको एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा कि आपका पैरेलल क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको अपनी गलतियां समझ में आएगी। ठीक है, तो क्या करना है? क्वेश्चन आया, तुरंत पोस्ट करो, रीड करो, अपने रजिस्टर में सॉल्व करो, अपना आंसर निकालो, और फिर अनपोस्ट करके और मैं कैसे कर रहा हूं वो देख लो। और अगर आपका करेक्ट है तो आप थोड़ा ज्यादा फॉरवर्ड करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, तो आपकी पैरेलल क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फॉर द इक्विलिब्रियम, अब देखो यहाँ पर ये सॉलिड है, और यहाँ पर है, इसने कहा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ, यहाँ पर देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 1 atm एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, हेंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज। तो इस इक्वेशन में देखो आप, NH2CO COO NH4, ये सॉलिड है, और इसका अगर मैं देखूं तो ये 2NH3 गैस है और CO2 है। तो अगर मैं इसका Kp का फॉर्मूला लिखूंगा तो Kp इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो ये आ गया। अब आप देख लो, ये तो सॉलिड है, तो सॉलिड का तो कोई प्रेशर होता ही नहीं है। अब ये फिक्स हो गया कि जो पार्शियल प्रेशर CO2 का है वो 1 atm है, तो ऑब्वियसली इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या बोल रहा है? अगर इसका 1 है, इसका 1 atm है पार्शियल प्रेशर,
जो कि ये गिवन है बेटा, देखो 1 atm है इसका पार्शियल प्रेशर जो मैंने यहां लिखा है, ठीक है। तो इसका जितना पार्शियल प्रेशर होगा उसका दुगना दुगना ये होगा, क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो यहां पर इस केस में इसका पार्शियल प्रेशर 2 हो जाएगा। तो केपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 का स्क्वायर इंटू 1, तो कितना आ जाएगा 4, यानी यहां आंसर 4 आ गया बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने शुरू में कुछ इजी लिए हैं, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूं मैं, फिर बार बार कह रहा हूं मैं आपको, ठीक है। मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, न कि मैं कर रहा हूं और आप सॉल्यूशन देख रहे हो। ऐसे स्टूडेंट एग्जाम में क्वेश्चन करेक्ट नहीं कर पाएंगे। यस, नेक्स्ट, फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, और कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस है। अब आपको क्लियर कर दूं मैं, अब इस इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब, ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है, और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है तो क्या हो, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया कि रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उनमें एक से ज्यादा फिजिकल स्टेट है। तो यहाँ सॉलिड है और CO2 गैस है। अब सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम इन सॉलिड्स का अमाउंट, जैसे यहाँ 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, 7 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड है, तो हम इस 10 ग्राम को 90 ग्राम भी कर दें, इस 7 ग्राम को 100 ग्राम भी कर दें, तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रीजन ये है कि जो सॉलिड का एक्टिव मास होता है वो 1 होता है। तो सॉलिड का कंसंट्रेशन, सॉलिड का एक्टिव मास हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। ये 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का एक्टिव मास कितना है 1, 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का एक्टिव मास कितना है 1, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का एक्टिव मास कितना है 1, 1000 केजी कैल्शियम कार्बोनेट का एक्टिव मास कितना है 1। सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड का 10 ग्राम लो तो भी एक्टिव मास 1, 100 ग्राम लो तो भी एक्टिव मास 1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस केस में इनके अमाउंट चेंज होने से इनके एक्टिव मास चेंज नहीं होते, और एक्टिव मास चेंज नहीं होंगे तो इक्विलिब्रियम भी चेंज नहीं होगा, केवल CO2 पे ही डिपेंड करेगा। तो एडिशन ऑफ कैल्शियम, तो A और B रॉन्ग हो गया, क्योंकि A और B रॉन्ग, तो क्या हुआ, A और B से ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। इक्विलिब्रियम इसीलिए डिस्टर्ब नहीं होगा क्योंकि ये सॉलिड है, इनका अमाउंट चेंज करने से, इन दोनों का अमाउंट अगर हम चेंज कर रहे हैं तो एक्टिव मास चेंज होगा ही नहीं, 1 ही रहेगा। लेकिन CO2 का अमाउंट चेंज करेंगे तो उसका पार्शियल प्रेशर भी चेंज होगा, CO2 का अमाउंट चेंज करेंगे तो उसका एक्टिव मास भी चेंज होगा। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि हम इसको डिस्टर्ब किससे कर सकते हैं, यानी तो हम CO2, अगर हमने यहाँ पर CO2 का अमाउंट बढ़ा दिया तो बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगी, ठीक है। ये बात अलग है कि थोड़ी देर बाद वापस इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ली चैटले प्रिंसिपल अपनी जगह स्टैंड करेगा, टेम्पररी डिस्टर्ब होता है बेटा। और अगर हमने यहाँ से CO2 बाहर निकालते गए तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगी। तो यहां पर आंसर हो जाएगा बेटा C। अच्छा, for the reaction H2 gas plus I2 gas gives 2HI gas at 721 Kelvin, the value of equilibrium constant Kc is 50। यानी यहां पर हमारे को इस इक्वेशन के लिए हमारे को Kc की वैल्यू 50 गिवन है। When the equilibrium concentration of both is 0.5 m, value of Kp under the same condition will be। अब देखो ये क्वेश्चन अननेसेसरी इसको इतना बड़ा बना दिया गया। अच्छा, इसका जब आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, पर आपको ये देखना चाहिए कि H2 प्लस I2 gives 2HI, ठीक है। तो यहाँ इसकी वैल्यू भी 2 है, रिएक्टेंट की वैल्यू भी 2 है, प्रोडक्ट की भी 2 है। तो डेल्टा Ng क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो 2 - 2 कितना आ जाएगा 0। तो Kp = Kc होगा, RT की पावर डेल्टा Ng होता है। अब डेल्टा Ng की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, डेल्टा Ng की वैल्यू यहाँ 0 है, और RT की पावर अगर 0 आएगी तो वो 1 है। तो Kp = Kc हर कंडीशन पर सेम होंगे। यानी यहाँ पर अगर हमारे को Kc की वैल्यू 50 दे रखी है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा C। मेरा एक्सपीरियंस है बेटा, बहुत स्टूडेंट बोलते हैं सर क्वेश्चन बहुत इजी है ये, पर यही क्वेश्चन आप लोगों को जब एग्जाम में फेस करते हो तो आप रॉन्ग करके आते हो, इसीलिए मैं करवा रहा हूं। भले आप ट्राई करके देखो, और इसको प्रूव करना है तो मैं बार बार कह रहा हूं वीडियो को पोस्ट कर लो, ठीक है, क्वेश्चन करके फिर मेरे सॉल्यूशन देखो। यस, द रिएक्शन, ये कोई मेटल कार्बोनेट सॉलिड है, मेटल ऑक्साइड सॉलिड CO2 this takes place in a such a way
that the vapor pressure of CO2 is equal to atmospheric pressure। ठीक है, वे जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? विच ऑफ द इज द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? तो देखो मैं क्लियर कर दूं इसमें कि यहां पर क्या दे रखा है, इसके अंदर वेपर प्रेशर ऑफ CO2, यानी हमारे को यानी एक तरह से हमको पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ CO2 क्या दे रखा है? ये दे रखा है। तो वापस क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। टेकिंग प्लेस इन सच अ वे दैट द वेपर प्रेशर ऑफ CO2 is equal to atmospheric pressure। तो which of the following is not correct? Which of the following is not correct? ठीक है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो देखो इसमें देखो, अगर मैं इस इक्वेशन में Kp की वैल्यू फाउंड आउट करूं तो खाली क्या आ जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और ये 1 है, यानी इसका मतलब क्या हो गया? इसका Kp का वैल्यू 1 है, इसके Kp की वैल्यू 1 है बेटा। और इसमें और अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा G नॉट प्लस RT log E Kp होता है। ठीक है, और अगर Kp की वैल्यू, अब देखो अगर मैं यहाँ Kp की वैल्यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कि अगर मैं यहाँ Kp log E ले लिया मैंने, और दूसरा अगर मैं इसको यूं भी ले सकता हूं, डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा G नॉट प्लस 2.303 RT log बेस 10 Kp। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं ऑलरेडी जो मैंने प्रीवियस क्लासेस डिस्कस किए इक्विलिब्रियम की, जो मेरे 3 क्लास हो चुकी है, उसमें ये फॉर्मूला मैं डिस्कस कर चुका हूं कि ये फॉर्मूला होता है डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा G नॉट प्लस RT log E। log E किसके बराबर होता है? log E बराबर होता है 2.303 log बेस 10 के बराबर होता है। ठीक है, तो अब यहां पर जब हम अच्छा, अब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है बेटा, तो देखो अब इस केस में Kp इक्वल्स टू 1 होगा, यस होगा, यानी ये Kp इक्वल्स टू 1 होगा, यानी यहां पर B वाला करेक्ट है। अब इक्विलिब्रियम पर, ठीक है ना, अब इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगा? डेल्टा G की वैल्यू 0 होगी, बिल्कुल होगी, डेल्टा G की भी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब लेकिन हम लेकिन ये क्या बोल रहा है? जब इसका Kp 1 है, ठीक है, तो डेल्टा G नॉट की वैल्यू कितनी होगी? तो हम यहाँ इसकी वैल्यू इक्विलिब्रियम पे 0 होगी, तो डेल्टा G नॉट प्लस RT log E, तो इक्विलिब्रियम पर डेल्टा G की वैल्यू कितनी होगी? इक्विलिब्रियम पर डेल्टा G की वैल्यू 0 होगी। डेल्टा G नॉट की वैल्यू इस रिएक्शन डेल्टा G नॉट और ये डेल्टा G नॉट जो है वो तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है। ठीक है, और डेल्टा G इक्विलिब्रियम पर 0 होगा, Kp की वैल्यू 1 है। ठीक है, Kp की वैल्यू 1 है, तो जब तो ये क्लियर कर दूं, log E1 या यूं बोलो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो भी चलेगा, 2.303 RT log, यानी log E की वैल्यू रख दी 2.303 log, और Kp की वैल्यू 1 रख दी, तो log 1 किसके बराबर होता है? log 1 0 के बराबर होता है। तो अब क्या हो जाएगा? 0 इक्वल्स टू डेल्टा G नॉट प्लस 2.303 RT इंटू 0, तो ये वैल्यू भी 0 हो गई, तो डेल्टा G नॉट की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो A, B, C तीनों करेक्ट है। इनकरेक्ट क्या हो जाएगा? एंथैल्पी चेंज, क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इस रिएक्शन में डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा डी बेटा। अब हम और आगे बढ़ते हैं बेटा, और यहां पर मैं क्लियर कर दूं, या ये डेल नोट कर दो ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, क्योंकि स्टैंडर्ड एंथैल्पी इसका 0 नहीं होगा, जैसे डेल्टा G नोट की वैल्यू भी 0 नहीं होती है, लेकिन डेल्टा G नोट की वैल्यू यहाँ 0 क्यों हो गई? डेल्टा G नोट की वैल्यू 0 इसीलिए हो गई बेटा क्योंकि Kp की वैल्यू 1 थी, Kp की वैल्यू 1 थी, इसलिए हमने वो इस फॉर्मूले में वैल्यू डाली हमने।
देखो मैं वापस क्लियर कर रहा हूं, डेल्टा जी की वैल्यू 0 होगी इक्विलिब्रियम पर, डेल्टा एच की वैल्यू 0 होगी, पर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू 0 नहीं होगी, डेल्टा एच नॉट की वैल्यू 0 नहीं होगी। लेकिन इस केस में डेल्टा जी नॉट की वैल्यू 0 क्यों हो जाती है? क्योंकि केपी की वैल्यू 0 है, क्योंकि डेल्टा जी नॉट क्या होता है, डेल्टा जी प्लस 2.303 RT log बेस 10 के। क्योंकि कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन आया था, तो मैंने इसीलिए इसको वापस करेक्ट कर रहा हूं। यहां के की वैल्यू आप 1 लोगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू डेल्टा जी प्लस 2.303 RT इंटू log 1 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ के की वैल्यू 1 लोगे तो log 1 की वैल्यू 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो यहां पर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू डेल्टा जी के बराबर आएगी। यानी जब इस इक्वेशन में केपी की वैल्यू 1 है, केपी की वैल्यू 1 है, केपी की वैल्यू 1 है, तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू डेल्टा जी के बराबर। अब इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी कितना होता है, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है, तो डेल्टा जी नॉट कितना आ जाएगा, डेल्टा जी नॉट 0 आ जाएगा। तो ये एक स्पेशल केस हो गया रिएक्शन का, जहां डेल्टा जी नॉट की वैल्यू भी 0 आ रही है, ठीक है ना। और अगर छोटा मोटा किसी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो जाए तो उसकी वजह से अपना वीडियो मत डिस्टर्ब करो बेटा, उस क्वेश्चन को इग्नोर करके अलग से कॉपी कर लो और फिर मेरे से वापस रीडिस्कस कर लो उसको, ठीक है। या किसी आप जिस टीचर से कनेक्ट हो उस टीचर से रीडिस्कस कर लो, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैंने आपको 40 क्वेश्चन करवाए हैं और 40 में से 35 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए, तो उन 5 को मत पकड़ के देखो, आपने देखो 35 तो समझ में आए, और जो 5 समझ में नहीं आए उनको वापस से आप एक बार रजिस्टर में कॉपी करके आप जिस भी टीचर से कनेक्ट हो केमिस्ट्री के, उस टीचर से भी डिस्कस कर लो उसको। चलो ये देखो बेटा, छोटा मोटा डाउट रह सकता है किसी क्वेश्चन में, 40 क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। तो एवरेज अगर आपको 5 क्वेश्चन में कुछ डाउट रह गए तो उसको इग्नोर करो, लेकिन उन डाउट को क्लियर करना बाद में जो भी आपके साथ टीचर कनेक्ट है। A plus B gives C plus D, ठीक है। The reaction A plus B gives C plus in studied in 1 liter vessel at 250 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये रिएक्शन 1 लीटर में हो रही है 250 डिग्री पर। The initial concentration of A was 3N, हमने इसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना लिया, 3N लिया, जैसा कि ये कह रहा है। यहां से मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं और यहां पर सोल्व कर रहा हूं। And the initial concentration of B was N, ये बोल रहा है कि हमने A का कंसंट्रेशन तो लिया A का लिया 3N और B का लिया N। After equilibrium was attained, then equilibrium concentration of C was found to be equal, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम पर क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम पर ये क्या बोल रहा है, आफ्टर इक्विलिब्रियम वाज अटेन्ड देन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ सी वाज फाउंड टू इक्वल टू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो यहां पर ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो सी का कंसंट्रेशन है वो बी के बराबर है, कब, इक्विलिब्रियम पर, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ सी वाज फाउंड टू बी इक्वल टू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये लैंग्वेज ये रही, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ डी एट इक्विलिब्रियम। तो अब इस केस के अंदर वो बोल रहा है कि डी का कंसंट्रेशन कितना होगा। अब वो क्या बोल रहा है, क्या फाइंड आउट करो, डी का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करो। तो देखो इस आप है ना, इससे ये तो हमने जो लिया है वो है, रिएक्शन तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग ही होगी। जैसे मैं आपको देखो, मेरा काम क्वेश्चन कराने के साथ साथ इन क्वेश्चंस के पैरेलल या इन क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट है उनको भी एक्सप्लेन करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, N2 plus thrice S2 gives 2NH3, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। ये भी यहां पर भी मैंने स्टूडेंट को कंफ्यूज होते हुए देखा है। तो जब मैं इसका 1 मोल लूंगा, इसका 3 मोल लूंगा, इसका 0, मैं क्वेश्चन से थोड़ा हट रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब अगर इसमें से x मोल N2 के रिएक्ट करेंगे तो इसके कितने रिएक्ट करेंगे, 3x, और इसके बन जाएंगे 2x। यानी 1 मोल N2 रिएक्ट कर रहा है 3H2 से, 1 मोल N2 रिएक्ट कर रहा है 3H2 से, 2NH3 बना रहा है। तो x मोल रिएक्ट करेगा
3x है। 1 रिएक्ट कर रहा है 3 से, तो x रिएक्ट करेगा 3x से। बेटा सिंपल मैथमेटिक्स है। 1n2 रिएक्ट विद 3s2, तो मैंने कहा 1 में से x मोल n2 रिएक्ट कर गया, 1 में से x मोल n2 रिएक्ट कर गया, तो s2 का कितना करेगा 3x करेगा, यानी 1:3 के प्रोपोर्शन में रिएक्शन होगी और इसका 2x बनेगा। तो इसका 1 रिएक्ट करेगा, इसका 3 रिएक्ट करेगा और इसका 1 और 3 आपस में रिएक्ट करके इसका 2NH3 बन जाएगा। और यहां पर हमने कितना लिया उसे कोई मतलब नहीं। अब मैं इस 3 की जगह 4 भी ले लूं तो यहां 4 ही रहेगा। बच्चे जल्दी जल्दी क्या करते हैं 4 - 4x कर देते हैं। बेटा गलत, क्योंकि इसके 4 लेने से ये ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा, जो रेशियो है उसी रेशियो में वो रिएक्ट करेगा, यानी इसका 1 रिएक्ट करेगा तो इसका 3 करेगा। अगर मैंने इसका 2 ले लिया तो यहाँ 2 ही रखोगे, 2 - x 4 - 3x और बनेगा 2x। ठीक है, तो इन वैल्यूज को इन वैल्यूज को बेस मत बनाओ। हमारे को बेस बनाना है ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, या N2 का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, H2 का 3 है, ये 2 है। ठीक है, तो हमने यहां अगर A लिया है और यहां अगर B लिया है तो यहां हो जाएगा A - x और यहां हो जाएगा B - 3x। आगे मेरी बात समझ में, A और B वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन रिएक्शन स्टोइकोमेट्री के हिसाब से चलेगी, 1 3 से रिएक्ट करेगा। तो ध्यान देना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, A का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है B के 1 मोल से और 1 मोल C बना रहा है, 1 मोल D बना रहा है, यानी 1 1 1 ही। तो अगर मैं यहां पर 3n - x लिखूंगा तो यहां n - x लिखूंगा और ये x और x, ये तो 0 है। ये तो इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो काय का प्रोडक्ट, आपके पास रेड कलर है और व्हाइट कलर अभी मिलाया ही नहीं है, तो पिंक कहां से आएगा? मिलाने के बाद पिंक कलर बनना चालू होगा ना। तो ये जब रिएक्ट करना स्टार्ट करेंगे तो ये तो रिएक्शन से पहले, अब जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई है, अब ये इसमें से A के x मोल और B के x मोल रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ गई। अब ये वाली सिचुएशन इक्विलिब्रियम की है, अब ये वाली सिचुएशन इक्विलिब्रियम की है। अब जब ये वाली सिचुएशन इक्विलिब्रियम की है तो हमको अब ये हो गया एट इक्विलिब्रियम, ये हो गया हमारे पास एट इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम पर क्या बोल रहा है, ये इक्विलिब्रियम पे बोल रहा है कि C की कंसंट्रेशन B के बराबर है। C की कंसंट्रेशन किसके बराबर है? C की B के बराबर है, जो क्वेश्चन कर रहा है, यानी C की B के बराबर है। तो C कितना है? C कितना है? C है x, B कितना है? n - x। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, n = इधर 2x, n = मतलब ये 2x = n, एक ही बात है। x इधर ले लिया तो प्लस हो गया, तो x = क्या हो जाएगा? n/2, यानी हमारे पास A आंसर आ गया बेटा, हमारे पास A आंसर आ गया। अब मैं इस क्वेश्चन को और आगे एक्सटेंड कर देता हूं। अगर हमारे को क्या पूछ लिया कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई, हमारे पास x की वैल्यू आ गई n/2। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन को और लंबा कर दिया, किसी मान लो कि आप बोर्ड एग्जाम में बैठे हो, किसी सब्जेक्ट पेपर दे रहे हो, तो उसमें पूछ लेगा कि C = B है, तो बताओ Kc की वैल्यू कितनी है। तो हमारे पास अब x की वैल्यू क्या आ गई है? x की वैल्यू n/2 आ गई है। तो x की वैल्यू n/2 आ गई है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3n - n/2 या n - n/2, n/2, यानी अब इनकी वैल्यू ले ली मैंने, इन सब की वैल्यू ले ली। अब यहां अगर मैं इस इक्वेशन का Kc निकालूं तो Kc में क्या आ जाएगा? ऊपर एक्टिव मास ऑफ C, ये एक्टिव मास ऑफ D, एक्टिव मास ऑफ A, एक्टिव मास ऑफ B। तो अब C और C की वैल्यू क्या है? n/2। तो अब मैं इन C की जगह रख दूंगा n/2, इसकी जगह भी रख दूंगा n/2, ठीक है, और A की जगह रख दूंगा 3n - A की जगह रख दूंगा 3n - n/2 और n - n/2, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी? n/2। ये हो जाएगा C की वैल्यू, ये D की वैल्यू, A की वैल्यू। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और बाकी आप इसको सॉल्व कर लो तो n के टर्म में इसकी वैल्यू आ जाएगी। और अगर n की वैल्यू आपको गिवन है तो फिर Kc की वैल्यू भी आ जाएगी। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस करते हैं बेटा।
तो कुछ अब जैसे इस क्वेश्चन का आंसर तो जल्दी आ गया, लेकिन मैंने कुछ चीजें क्वेश्चन के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट आ रहे हैं तो उनको क्लियर कर रहा हूं, यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ आपको एडिशनल कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, हम और आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको कंटिन्यूस इसी तरह से प्रैक्टिस करा रहा हूं, ठीक है। अब देखो द रिएक्शन ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, प्रोसीड टू राइट हैंड साइड। अब ये बोल रहे हैं कि ये देखो अब ए प्लस बी पोस्ट कर लो, खुद करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखो, सही तरीका यही है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि रिएक्शन 99.9% हो गई, यानी अगर मैंने ये 100, अब देखो हमारे को क्या होना चाहिए, स्मार्ट कैलकुलेशन नहीं आनी चाहिए। 1 भी ले सकते हो आप, इसको 1 भी ले सकते हो, 100 भी ले सकते हो, आप जो भी वैल्यू ले लो, ठीक है ना, कोई भी वैल्यू ले लो आप, 0 से ज्यादा और इनफाइनाइट से कम कोई भी वैल्यू ले लो। मैंने 100 ले ली तो भी आंसर आ जाएगा, किसी ने 50 ले ली तो भी आंसर आ जाएगा, किसी ने 1 ले ली तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम तो क्या करें, जब परसेंटेज दे रखा है तो हम ऐसा काम करें ना जो हमारे लिए प्रॉब्लम कम हो। अब ये बोल रहा है 99.9% कम हो गया, रिएक्ट कर गया, तो ये 99.9% ए का 99.9%, इसी तरह से बी का भी 99.9% रिएक्ट कर जाएगा। तो मैंने यहां अजम्पशन किया कि सपोज करो मैंने दोनों का 100 लिया, तो ये भी 100 लिया, ये भी 100 लिया, इनिशियली 0। अब ये बोल रहा है कि कितना रिएक्ट कर गया, 99.9%, तो 100 का 99.9% यही रहेगा, और ये तो ये इक्विलिब्रियम आ गया बेटा। ये वाली सिचुएशन हमारे पास इक्विलिब्रियम की आ गई। तो अब 100 में से 99.9 गया तो कितना बचा, 0.1, इसमें से कितना बचा, 0.1, ये 99.9 और ये 99.9, तो ये मेरी सिचुएशन हो गई, ये हमारी सिचुएशन इक्विलिब्रियम पर हो गई। अब अगर मैं केसी की वैल्यू निकालूं तो केसी क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ सी, एक्टिव मास ऑफ डी। अब देखो इस क्वेश्चन करने के अंदर ध्यान देना, अब इसकी वैल्यू कितनी है, 99.9 इंटू 99.9, नीचे कितना होगा, 0.1। अब अपन देखा जाए तो यहां पर अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो सोल्व करोगे तो आप देख लो, यहां पर इसको सोल्व करोगे तो अब इसको क्या मान लो आप, ये पॉइंट से पॉइंट उड़ गए, ठीक है, तो कितना बचा, 99 इंटू 99, ठीक है। ये क्योंकि मैं इनको पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिए, ठीक है ना, ये पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलोगे सर चारों में से कोई आंसर आ ही नहीं रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है, जो ऑथर है जिसने क्वेश्चन बनाया है, जो एग्जामिनर है, ठीक है ना, उसने 99 इसको अप्रोक्स कितना ले लिया इसने, 1000, इसको अप्रोक्स कितना ले लिया, 1000, तो 10⁻⁶, तो इसका आंसर सी हो जाएगा बेटा। अब यहां पर आपको मैंने क्या कहा ना, आपको स्मार्टनेस रखनी पड़ेगी, आपको एग्जामिनर का माइंड रीड करना पड़ेगा कि वो क्या सोच रहा है, ठीक है, ठीक है, उसने क्या लिया है, क्योंकि 99.9% रिएक्शन होना मतलब ऑलमोस्ट रिएक्शन हो गया, ऑलमोस्ट रिएक्शन हो गया है, ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर है, तो 99.9% को उसने क्या मान लिया, 100% मान लिया है, ठीक है, क्योंकि 0.1% ही रिएक्शन बचा है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻⁶ से थोड़ा कम आएगा। तो अब इन चारों में से कौन सा आंसर बन सकता है, वो यही बन सकता है, ठीक है, क्योंकि ए बी और डी तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो हमारा आंसर है, 4 आंसर दे रखे हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो इस वैल्यू के नियर आएगा, वेरी नियर आएगा, ठीक है, तो इसलिए सी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। स्टूडेंट बोलते हैं सर आंसर ही नहीं आया, हमने छोड़ दिया, तो मैं बोलता हूं बेटा ऐसा नहीं करना है, ठीक है, आप एग्जामिनर का माइंड रीड करो। अब आप देख लो ये हो जाएगा 844 डिग्री सेंटीग्रेड द इक्विलिब्रियम। अब ये दे रखा है 2AB, तो ध्यान देना बेटा, अब ये कर रहा हूं मैं, 2AB गिव्स A2 प्लस B2। अब इसने इसका केसी वैल्यू दे रखा है 1/64 दे रखा है ना, केसी वैल्यू दे रखा है। तो अब डिसोसिएशन पूछा है इसने, तो डिसोसिएशन पूछा है, तो देखो यहां पर डिसोसिएशन जब पूछा है तो हमको x की वैल्यू निकालनी है, और हमको जब x की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो यहां पर ये जो केसी दे रखा है वो इस रिएक्शन का दे रखा है, यानी
इस रिएक्शन का केसी दे रखा है और आपको मालूम है केसी की वैल्यू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से चेंज हो जाती है। अगर मैं ए बी गिव्स हाफ A2 प्लस हाफ B2 ले लूं तो इसका केसी ये वाला नहीं आएगा, फिर ये KC1 हो जाएगा और ये KC2 हो जाएगा। KC1 नॉट इक्वल टू KC2, ठीक है ना। तो मैं अभी इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मेरे को इस रिएक्शन का दे रखा है तो मैं इसी रिएक्शन की बात करूंगा। ये केसी इस स्टोइकोमेट्री का है, यानी 2 यहां लेना है या 1 लेना है या 1 लेना है, यानी 2 में से 2x जाएगा। क्यों? 2 मोल AB रिएक्ट करके 1 मोल A2 और 1 मोल B2 बना रहे हैं, तो इसके 2 में से 2x गए तो यहां x बनेगा और यहां x बनेगा। और अगर आपने 2 माइनस x कर दिया तो x/2, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारे को सीधा है 2 है तो 2 में से 2x निकाल दो ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब इसमें डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 है बेटा, डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 है। और जब भी किसी भी क्वेश्चन में डेल्टा एन 2 माइनस 2, ठीक है, डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 हो तो उस रिएक्शन पे वॉल्यूम का कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, ना वॉल्यूम का कोई इफेक्ट पड़ता है ना प्रेशर का कोई इफेक्ट पड़ता है। तो उस केस में आप वॉल्यूम इग्नोर कर दिया करो। अब क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन का केसी क्या हो जाएगा, ऊपर A2 और B2 की वैल्यू आएगी तो A2 ऊपर आ जाएगा, एक्टिव मास ऑफ A2 ऊपर आ गया, एक्टिव मास ऑफ A2 और B2 नीचे आ जाएगा AB का स्क्वायर। अब बताओ जो केसी है, ठीक है, अब केसी क्या आ जाएगा, x इंटू x का स्क्वायर और 2 माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब मेरे पास केसी की वैल्यू क्या आ गई, x स्क्वायर अपन। अब मैं अगर ये स्क्वायर हटा दूं तो मैं कैसे लिखूंगा बेटा, केसी ये लिख दूंगा तो ये आ जाएगा x और नीचे आ जाएगा 2 माइनस 2x। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, अब जब मैं यहां पर करूंगा बेटा तो सीधी बात है कि रूट केसी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है मेरे पास, अब मैं यही लिख रहा हूं, मेरे पास स्पेस कम है तो अब मैं केसी की वैल्यू 1/64 लिख रहा हूं। तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, ध्यान से देखते जाओ, 1/64 लिखा। अब मैंने जब इसकी वैल्यू 1/64 लिख दी तो रूट हटा दिया, रूट हटाऊंगा तो क्या होगा, रूट हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। 8 को इधर ले लिया तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 8x इक्वल्स टू 2 माइनस 2x, 8x इक्वल्स टू 2x माइनस 2 माइनस 2x। और अब इस 2x को इधर ले लूं तो मेरे पास आ जाएगा 10x इक्वल्स टू 2। अब खाली सोल्व कर रहा हूं बेटा, 8x हो गया, ये तो 8x हो गया, 8x किसके बराबर हो गया, 2 माइनस 2x के, 2x को इधर ले गया तो प्लस 2x हो गया तो 10x हो गया, 10x इक्वल्स टू, तो अब x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2/10 मतलब 1/5, 1/5 मतलब 0.2। अब मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो इनटू 100 करूंगा यानी 20%, यानी इसका बी आंसर सही है। इसका कौन सा आंसर सही है बेटा, बी आंसर सही हो गया, ठीक है। अब आगे देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। तो ये देखो, फॉर द रिएक्शन ए बी, ठीक है, अब इसके अंदर इसने के टर्म में पूछा है। अब कुछ देखो, बहुत क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे तो ही चैप्टर सीखोगे, तो ही आगे कॉम्पिटिटिव में एग्जाम्स में निकल पाओगे। ये 1 1 0 0 और 1 में से x गया तो x और x, ठीक है। तो यहां इस केस में 1 माइनस x, डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 है, न इस रिएक्शन पे वॉल्यूम का इफेक्ट है न प्रेशर का इफेक्ट है, तो सीधा मैं k की वैल्यू निकाल लूं, k क्या आ जाएगा, c इंटू डी अपॉन a इंटू बी, मतलब वही हो गया x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर। आ गया x, ये x और ये 1 माइनस x, a की वैल्यू ये इक्विलिब्रियम पर है। अब मैं स्क्वायर हटा दूंगा तो रूट के इक्वल्स टू x अपॉन 1 माइनस x आ जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो रूट के 1 माइनस x इक्वल्स टू x। अब आप इसको सोल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, अब मैं इसको लिख सकता हूं रूट के माइनस रूट के x इक्वल्स टू x। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, रूट के इक्वल्स टू रूट के x प्लस x, ठीक। इस स्क्वायर को हटाया था, ये रूट में आ गया तो रूट के इक्वल्स टू दिस। अब मैं इसको यहां से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सिंपल में x है बेटा, x कॉमन ले लो, बेटा, x कॉमन ले लूंगा तो रूट के इक्वल्स टू
x रूट के प्लस 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी रूट के प्लस 1, यानी हमारे पास ए वाला आंसर आ जाएगा। ध्यान से देख लो, कभी दिक्कत आ जाए वीडियो को पॉज करके वापस इसका जैसे मैंने किया उसको वापस देख लो, ठीक है। कंट्रोल पूरा आपके पास है। आपको अगर कोई सॉल्यूशन समझ में नहीं आया या आपको लगा मैं बहुत फास्ट हो गया, तो आप वीडियो को पॉज करके रिमाइंड करके उसका वापस देख लो। फॉर द रिएक्शन N2O3 गैस, NO गैस प्लस NO2 गैस, टोटल प्रेशर P, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 50%, देन द Kp वुड बी, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा। N2O3 gives NO plus NO2, ठीक है। अब टोटल प्रेशर इसने ले रखा है P, टोटल प्रेशर तो है P हमारे पास, कब, इक्विलिब्रियम पर 50% डिसोसिएशन हो गया, 50% डिसोसिएशन हो गया, यानी आप 100 ले लो चाहे 1 ले लो, 1 0 0। अब ये क्या बोल रहा है, 50% डिसोसिएशन हो गया 0 को, ठीक है। 0.5 गया तो 0.5 बनेगा और 0.5 बनेगा, सीधी बात है। 1 में से x जाएगा तो x और x मिलेगा, तो यहाँ x की वैल्यू 0.5 दे रखी है, ठीक है। अब हमारे पास इक्विलिब्रियम पे 0.5 ये, 0.5 ये, 0.5 ये हमारी इक्विलिब्रियम पर सिचुएशन हो गई, ये हमारी इक्विलिब्रियम पर सिचुएशन हो गई, यानी ये हो गया एट इक्विलिब्रियम, ये हो गया हमारा एट इक्विलिब्रियम। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब द Kp पूछा है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना हो गया, 0.5 N2O3 के, 0.5 NO के, 0.5 NO के, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गए हमारे पास 1.5, ठीक है। अब हम Kp क्या होता है, Kp का फॉर्मूला क्या होता है, Kp का फॉर्मूला होता है पार्शियल, इसका अगर Kp का फॉर्मूला लिखो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, अपॉन रिएक्टेंट। तो यहां पर न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, इन दोनों के पार्शियल प्रेशर और नीचे रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर। अब हमारे को इन तीनों की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है ना। तो टोटल प्रेशर P है और आंसर भी P के रेस्पेक्ट में दे रखा है, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NO। तो NO का पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है, पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पार्शियल प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। तो मैं निकाल रहा हूं सबसे पहले बेटा, ठीक है, सबसे पहले निकाल रहा हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O3। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O3 मोल फ्रैक्शन, तो पहले तो मैं निकाल लूं मोल फ्रैक्शन N2O3 का। मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O3, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन होता है मोल अपॉन टोटल मोल, ठीक है। जैसे यहां पर अगर मैं N2O3 का मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूं, N2O3 का मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूं, तो नंबर ऑफ मोल्स N2O3 के 0.5, टोटल मोल्स कितने हो गए, ये रहे, टोटल मोल्स कितने हो गए हमारे पास, ये रहे बेटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू P, तो ये आ जाएगा 1 P/3, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 1/3 P/3। इसी तरह से मैं PNO को निकाल लूं तो अब देखो सबके वो आ जाएगा, क्योंकि तीनों के पार्शियल प्रेशर सेम आ गए, तीनों के पार्शियल प्रेशर क्या आ गए, सेम आ गए। तो यहां पर क्या आ जाएगा 0.5 1.5 इंटू P, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 डिवाइड बाय टोटल मोल्स। ये तो हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ NO एट इक्विलिब्रियम, तो ये आ गया P/3। इसी तरह से PNO2 लूंगा तो वो भी PNO2 लूंगा, ठीक है, तो वो भी क्या आ जाएगा 0.5 अपॉन 1.5 P/3। तो तीनों का पार्शियल प्रेशर, यहां पर इसका भी पार्शियल प्रेशर P/3, इसका भी P/3, इसका भी P/3। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब आप क्या करो, अब इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर दो, P/3 P/3 P/3, तो कर दिया, आंसर आ गया P/3। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आंसर आ जाएगा P/3,
ठीक है, क्योंकि इन तीनों की वैल्यू p/3, एक p/3 pb ये हो गया, तो आंसर हो गया सी बेटा। ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो वापस इसको रिमाइंड करो और वापस देख लो एक बार। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप। यस, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बट फटाफट वीडियो पोस्ट करो, सॉल्व करो, फिर मेरा आंसर देखो। यस, फॉर द रिएक्शन कार्बन सॉलिड प्लस CO2 गैस gives 2CO. The partial pressure of CO2 and CO are 2 and 4. अब देखो ATM respectively at equilibrium the Kp for the reaction, यानी अब इसके लिए ये अब इसमें क्या गिवन है, इस रिएक्शन के लिए हमको पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 गिवन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 गिवन है 4 atm, पार्शियल प्रेशर ऑफ गिवन है 4 atm, ये दे रखा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO दे रखा है, नहीं सॉरी बेटा 4 atm नहीं दे रखा है 2। कभी कभी देखो कहीं मेरे से मिस्टेक हो जाए तो थोड़ा सा इग्नोर किया करो, मैं भी आप ही जैसा इंसान हूं बेटा, तो मिस्टेक हो जाती है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना हो गया 2, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO कितना हो गया 4। अब इसका Kp निकालना है बेटा, तो Kp बहुत इजी हो गया, क्योंकि यहां हमको इस सॉलिड से मतलब ही नहीं रखना है, सॉलिड हटाओ कोई मतलब नहीं, इसका एक्टिव मास 1 होता है, तो इसका जो Kp का फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, Kp इक्वल टू क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट ये रहा 2CO का होल स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तो ये क्या हो जाएगा, CO का कितना दे रखा है 4 का स्क्वायर 16 और ये 2, आंसर आ जाएगा 8, इसका आंसर सी हो गया बेटा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, वीडियो पॉज और सॉल्यूशन स्टार्ट। चलो देखो, एन अननोन कंपाउंड अ डिसोसिएशन एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड टू गिव प्रोडक्ट एज फॉलोज। अब ये बोल रहे हैं कि एक ये दे रखा है A gives B plus C plus D, A gives B plus C plus D, ठीक है। अब हमारे को दे रखा है A gives B plus C plus D, ये दे रखा है हमारे को। अब वेपर डेंसिटी ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज 50। अब वेपर डेंसिटी इक्विलिब्रियम मिक्सचर की हमको क्या दे रखी है, यानी D नॉट, ये तो रिएक्शन गिवन है, यहां पर ये D नॉट कितना दे रखा है, D नॉट दे रखा है, वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज 50, ठीक है, यानी हमारे को ये क्या दे रखा है, वेपर डेंसिटी, ये हमारे को क्या दे रखा है, ये दे रखा है, जिसको D नॉट से बता रहा हूं मैं। When the dissociation to extend to 10%, what will be the molecular weight of compound A? हमारे को मोलिकुलर मास निकालना है, तो सबसे पहले आप dt निकाल लो, सबसे पहले आप क्या निकाल लो, dt निकाल लेते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, इसका ले लिया 1 0 0 0, 1 में से x गया तो कितना बनेगा x। अब टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस x प्लस x, ठीक है। अब ये इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया, तो वहां ये सारे मोल हैं, 1 माइनस x a के हैं, b के x हैं, c के x हैं, d के x हैं, तो टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम कितने हो गए 1 प्लस 2x। मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, dt अपॉन d नॉट, रामबाण औषधि है ये इस क्वेश्चन करने की, कि dt अपॉन d नॉट इक्वल्स टू टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम कितना है 1 प्लस 2x। अब हमारे पास x की वैल्यू कितनी गिवन है 0.1, ये गिवन है 0.1, ये रहा देखो। 10% का मतलब क्या हुआ, 1 का 10% कितना हो जाएगा, 1 का 10% हो जाएगा, ये व्हेन इट डिसोसिएट। तो अब मैं यहां पर अगर x की वैल्यू 0.1 लिखूंगा तो 1.2 आ जाएगा, क्योंकि यहां मैंने इसकी वैल्यू कितनी डाल दी बेटा, या मैंने इसकी वैल्यू डाल दी 0.1, या मैंने इसकी वैल्यू कितनी डाल दी 0.1 डाल दी, तो 1.2 हो गई। अब मेरे को क्या करना है, तो मेरे डी नॉट को इससे मल्टी, तो dt इक्वल्स टू 1.2 इंटू डी नॉट, 1.2 इंटू वेपर डेंसिटी 50, तो ये आ गया मेरे पास 60।
तो मेरे पास dt की वैल्यू 60 आ गई है। और हम 11th क्लास से पढ़ रहे हैं बेटा, 11th का ही चैप्टर है खैर, यानी फर्स्ट चैप्टर से ही पढ़ रहे हैं, मोल कंसेप्ट से पढ़ रहे हैं कि जो अगर हमारे को वेपर डेंसिटी दे रखी है तो वेपर डेंसिटी और मोलिकुलर मास में क्या रिलेशन होता है, तो ये होता है मोलिकुलर मास mt इक्वल्स टू 2 इंटू dt। इसी तरह से m नोट इक्वल्स टू 2 इंटू डी नोट, यानी वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी वेपर डेंसिटी है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा मोलिकुलर मास। तो हमारे को आ गया 2 इंटू 60 यानी 120, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, नहीं अगर इस मैंने बार बार कहा, आप पोस्ट कर लो और वापस देख लो इसके सॉल्यूशन को, अगर मैं थोड़ा सा समझ में कम आया तो आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पोस्ट सॉल्व करो फिर मेरा सॉल्यूशन देखो। यस, N2O4 गैस गिव्स 2NO2। ठीक है, अब इसमें ये बोल रहा है ये 273 केल्विन पर हो रही है एट 2 atm प्रेशर, द इक्विलिब्रियम मिक्सचर हैज डेंसिटीज ऑफ 41, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उसी तरह का क्वेश्चन है, वो सिमिलर टाइप के 2-3 क्वेश्चन मैंने इसीलिए बार बार इस तरह से रिपीट कर रखे हैं ताकि आपका क्या हो जाए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर हो जाएं। मेरा इनमें भी मेरी एक स्ट्रेटेजी चल रही है क्वेश्चन सॉल्विंग में भी। अब ये बोल रहा है कि ना 273 केल्विन एंड 2 atm प्रेशर पर, यानी प्रेशर कितना है 2 atm, ये रहा 2 atm प्रेशर। द इक्विलिब्रियम मिक्सचर हैज डेंसिटी, यानी इक्विलिब्रियम मिक्सचर पर जो डेंसिटी दे रखी है, तो जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे जो डेंसिटी दे रखी है वो होती है DO, इनिशियल डेंसिटी को DT बोलते हैं, वो है 41, वो ये रही। ठीक है, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, x की वैल्यू निकालनी है, वही रामबाण औषधि वाला कॉन्सेप्ट। टोटल मोल कितने आ जाएंगे 1 माइनस एक्स प्लस 2x, कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स। dt अपॉन डी नॉट किसके बराबर, dt अपॉन डी नॉट किसके बराबर 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको दूसरी तरह से तो हमारे को क्या है x की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास इसको अगर मैं इस तरह से भी ले लूं, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं माइनस एक्स, एलसीएम लेके किया तो x की वैल्यू आ जाएगी dt माइनस डी नॉट अपॉन डी नॉट। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई। ठीक है, क्योंकि मैं dt अपॉन डी नॉट, जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है उनको मैं बोल रहा हूं, नहीं तो सॉल्व कर लेना, इस तरह से लिख सकते हैं, 1 इधर ले लिया x, फिर एलसीएम ले लिया। अब x की वैल्यू निकालनी है तो dt कितना दे रखा है हमारे को, dt नहीं दे रखा है। यस, अब बच्चे बोलते हैं सर dt तो दे ही नहीं रखा है, कैसे होगा क्वेश्चन। बिल्कुल होगा, हमने इस रिएक्शन में इनिशियली क्या लिया, हमने इस रिएक्शन में इनिशियली क्या लिया N2O4, इनिशियली NO2 कितना था, कुछ नहीं था, इसका मतलब जो स्टार्टिंग था वो N2O4 ही था। तो N2O4 का मोलिकुलर मास निकाल दूं तो N2O4 का मोलिकुलर मास आता है 92, क्योंकि N2 का हो गया 28 और O4 का हो गया 64 और 28 हो गया 92। अब मैंने क्या कहा, हमारे पास MT, यानी MT का मतलब जब हमने रिएक्शन स्टार्ट किया था तो मोलिकुलर मास कितना था, ये अकेला था तो इसका मोलिकुलर मास कितना था 92। ठीक है, अब डेंसिटी कितनी हो जाएगी dt/2, क्योंकि dt इक्वल्स टू 2 इंटू मतलब सॉरी बेटा dt इक्वल्स टू क्या था, dt इक्वल्स टू था डेंसिटी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा mt/2, क्योंकि मोलिकुलर मास इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, मोलिकुलर मास इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो अब अपन mt कितना ले लें 92 ले लें, डिवाइड बाय 2 कर दिया, कितना आ गया 46 आ गया। तो हमारे पास dt की वैल्यू कितनी आ गई 46, ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई 41। ठीक है, डिवाइड बाय डी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 41। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 5/41, अब 5/41 ये आ गया हमारे पास। इसको अब सॉल्व करेंगे, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.122,
ठीक है, ये आ जाएगा 0.122। नहीं बेटा, ये 0.122 नहीं आएगा। एक बार सोल्व करना बेटा, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूं क्योंकि इसको सोल्व करना एक बार। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है ये देखना बेटा एक बार। मेरे पास कैलकुलेटर में कर ही रहा हूं यहां पर। ये आ रही है 0.1, यस आ गया, मेरे पास कैलकुलेटर था, मैंने वहां से कर लिया। 0.108, ठीक है 0.108। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 10.8। इसका आंसर क्या आएगा बेटा? 10.8। यस यस, समझ गया मैं। तो ये क्वेश्चन में है ना, ये क्वेश्चन में एक भी चॉइस सही नहीं है, इसका आंसर है 10.8। और ये मुझे मतलब मुझे ये मालूम था इसका क्वेश्चन का आंसर इन तीनों में से एक भी नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने करेक्शन करना भूल गया था, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा 10.8। फिर भी आप कैलकुलेशन करके रीचेक कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है मेरे से, पर मेथड यही है, ठीक है। और इसका अगर मैंने यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है तो करेक्ट फॉर्मूला यही है और करेक्ट आंसर यही है। ये मेरे यहाँ पर क्वेश्चन में चॉइस लिखने में मिस्टेक हो गई है मुझसे, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर हो गया, पर्पस सोल्व हो गया हमारा। चलो और आगे बढ़ते हैं बेटा हम। कंसीडर द रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस इन क्लोज कंटेनर एट इक्विलिब्रियम। What would be the effect of addition of calcium carbonate on the equilibrium concentration of CO2? तो ये क्वेश्चन अभी आप सोल्व करो बेटा, आप तेजी से सोल्व करो, आराम से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी अभी आपको बता रखा है, मैंने आपको ये क्लियर कर रखा है कि यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम, ये तो हेटेरोजेनियस है, इन दोनों को घटाओ चाहे बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर आंसर हो जाएगा बेटा सी, रिमेन्स अनइफेक्टेड। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी कर रही था हमने, ठीक है। अब आ जाता है 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3 प्लस X कैलोरीज, यानी ये रिएक्शन। तो मैंने ये लीचेटले प्रिंसिपल है बेटा, इसमें मैंने आपको बताया था कि लो प्रेशर पे फॉर्मेशन होता है और हाई प्रेशर पे फॉर्मेशन होता है। मैंने आपको बहुत अच्छी रामबाण ट्रिक दे रखी है। हाई प्रेशर पर HP मतलब हाई प्रेशर पर क्या होगा? फॉर्मेशन, यानी रिएक्शन फॉर्मेशन वाले डायरेक्शन में जाएगी। लो प्रेशर पर क्या होगा? डिसोसिएशन, ठीक है। तो यहां पर इस रिएक्शन में SO3 ज्यादा से ज्यादा बने तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए प्रेशर क्या होना चाहिए? यानी इस रिएक्शन के लिए हाई तो प्रेशर चाहिए, और फिर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो यहां पर जो हीट है वो प्रोडक्ट है। तो किसी भी रिएक्शन से अगर अपन प्रोडक्ट बाहर निकालते जाएंगे तो रिएक्शन में रिएक्टेंट तेजी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, लीचेटले प्रिंसिपल। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट प्रोडक्ट है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट प्रोडक्ट है। तो हम हीट को जितना ज्यादा निकालेंगे, यानी प्रोडक्ट को निकालते जा रहे हैं, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर चाहिए लो टेम्परेचर। तो यहाँ हम चेक कर ले क्या है, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, मतलब डी वाला आंसर सही है, बेटा। और आगे बढ़ते हैं बेटा। यस, ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस टू द इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट प्रेशर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल रिमेन। कांस्टेंट प्रेशर, तो प्रेशर कांस्टेंट करेंगे। तो यहां पर मैं ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं कि जब हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो वॉल्यूम एक्सपांशन होता है। वॉल्यूम एक्सपांशन होगा तो ये है। अब ये रिएक्शन यहां हो रही है, ये वाली, ठीक है। अब जब हम प्रेशर कांस्टेंट, तो हमने क्या किया, इनर्ट गैस डाल दी, तो क्या हो जाएगा, यहां पर इसके अंदर हमने इनर्ट गैस डाल दी। ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं क्वेश्चन बेटा। इनर्ट गैस डाल दी, इनर्ट गैस डालूंगा तो यहां पर वॉल्यूम है V1, प्रेशर है P1, ठीक है। तो अब इनर्ट गैस डालने से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम V1 से बढ़कर V2 हो जाएगा, प्रेशर P2 हो जाएगा। लेकिन V1 ज्यादा बड़ा है V2 से, प्रेशर P1 इक्वल टू P2 होगा, क्योंकि इनर्ट गैस डालने से अगर क्लोज कंटेनर होता, यानी अगर ये क्लोज कंटेनर होता, ये पिस्टन ऊपर नहीं उठता, इनर्ट गैस डालते तो अंदर प्रेशर बढ़ जाता और वॉल्यूम फिक्स रहता। बट हमने क्या किया है, ऊपर फ्रिक्शनलेस मासलेस पिस्टन लिया हुआ है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है कि है ना, आपको प्रेशर कांस्टेंट रखना है। तो प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो जब हम इसमें इनर्ट गैस डालेंगे तो वॉल्यूम एक्सपांड होगा, और वॉल्यूम एक्सपांड होगा तो वो प्रेशर को कंपनसेट कर देगा, प्रेशर को बढ़ने नहीं देगा।
तो वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे। बहुत शानदार ट्रिक। जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स किस तरफ बढ़ रहे हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन में। PCl5 PCl3 प्लस Cl2 में हो रहा है, 1 का 2 1 का 2 1 का 2, यानी 1 2 में कन्वर्ट हो रहा है, 1 2 में कन्वर्ट हो रहा है, 1 2 में। तो ये ध्यान रखो, अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ मतलब रिएक्शन किस तरफ वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स किस तरफ बढ़ रहे हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी PCl5 का डिसोसिएशन होगा, PCl5 का डिसोसिएशन होगा। वॉल्यूम बढ़ेगा, डिसोसिएशन होगा। वॉल्यूम कम होगा, एसोसिएशन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, या कांस्टेंट प्रेशर से क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगी PCl5 PCl3 और Cl2, यानी क्या हो जाएगा? यानी ये हो जाएगा कि ये PCl5 ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, डिसोसिएट होगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे, ठीक है ना। 1 का 2 1 का 2 होने लगेगा, ठीक है। और अगर आपको यूं बोल दें कि अगर मैं इसका वॉल्यूम कम करूं तो रिएक्शन कम मोल्स की तरफ शिफ्ट होगी। वॉल्यूम कम करूंगा तो मोल्स भी कम होंगे। ये याद रख लो, वॉल्यूम V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, ठीक है। तो वॉल्यूम चेंज होने से क्या होता है? अगर किसी रिएक्शन में वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे। तो आप देखो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हो, ठीक है। तो यहां पर वॉल्यूम बढ़ा तो PCl5 PCl3 और Cl2 में टूटेगा, 1 का 2 1 का 2 1 का 2 होगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते जाएंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगी, PCl5 का डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। अगर मैं इसी रिएक्शन के अंदर ऊपर पिस्टन को दबा के नीचे लिया हूं मैं, ठीक है, तो वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम होगा तो बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगी। PCl3 और Cl2 कंबाइन करके PCl5 में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। तो अब अगर आपको इसी तरह से कोई भी रिएक्शन आ जाए तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो डिसोसिएशन होगा, वॉल्यूम घटेगा तो एसोसिएशन होगा। रजिस्टर में मार्जिन लाइन के ऊपर लिख लो, स्टार लगा के लिख लो। अगर यही क्वेश्चन इसके लिए होता N2 प्लस थ्राइस H2 gives 2NH3, तो अगर यहां पर कांस्टेंट प्रेशर पर मैं इनर्ट गैस डालता तो वॉल्यूम बढ़ता, या वॉल्यूम बढ़ेगा तो बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ेगी, ठीक है। NH3 का फॉर्मेशन घटेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ेगी। वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। अगर मैं यहां वॉल्यूम इंक्रीज करूं तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगी। मोर NH3 विल बी डिसोसिएटेड इनटू N2 and H2। और अगर इस रिएक्शन में वॉल्यूम कम कर दूं तो नंबर ऑफ मोल्स भी कम होंगे। नंबर ऑफ मोल्स कम कैसे हो सकते हैं? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज हो। ऐसा क्यों? क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, वॉल्यूम कम हो रहा है तो मोल्स भी कम होंगे, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, ठीक है। तो वॉल्यूम कम होगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी कम होंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स कम कैसे हो सकते हैं? रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, यानी 1 मोल N2 और 3 मोल H2, 1 मोल N2 और 3 मोल H2 कंबाइन करके 4 का 2 4 का 2 4 का 2 हो रहा है। 4 मोल कंबाइन करके 2 मोल में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की ये शॉर्ट ट्रिक्स आप माइंड में रखो कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोल्स बढ़ेंगे, डिसोसिएशन होगा। वॉल्यूम कम होगा तो नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो अब मैं अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अभी ये सारे क्वेश्चन बेटा मैं अभी है ना एक बार डिस्प्ले कर रहा हूं, फिर नेक्स्ट क्लास में वापस आके सॉल्व करवा रहा हूं। अब इन क्वेश्चंस को, ये देखो 11th वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करो बेटा, पॉज करो, सॉल्व करो और इसके आंसर लिख के रखो, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं सॉल्व करवाता हूं। अब ये 12 नंबर देखो ध्यान से, पॉज करो, क्वेश्चन रीड करो, सॉल्व करो। ये सारे क्वेश्चन जो मैं डिस्प्ले कर रहा हूं इनको ध्यान से रीड करो और सॉल्व करके रखो, और नेक्स्ट वीडियो देखो। आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिलेंगे अब आपको, और डिटेल में डिस्कशन मिलेगा हर क्वेश्चन का।
यस, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं बेटा, खुद करने हैं। मैं इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ, खाली क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन आपको रजिस्टर में सॉल्व करके रखने हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो देखना है। तो ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन डिस्प्ले किए इन सब का सॉल्यूशन करूंगा, तो आप देखना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। और ये सारे क्वेश्चन करके रखना आप, हम नेक्स्ट क्लास में इसको